तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी 1973 का चैप्टर नंबर 12, जो कि रिलेट करता है किससे, इन्वेस्टिगेशन से डील करता है। जब कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर के पास में इंफॉर्मेशन आती है और उसे उसमें इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसके क्या क्या प्रोविजंस होंगे, ये सारे सेक्शंस उसी से डील करते हैं। चैप्टर नंबर 12 में टोटल 26 सेक्शन है, इंक्लूडिंग द अमेंडेड सेक्शंस। सबसे पहला, अगर जो इंफॉर्मेशन आई है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की है तो सेक्शन 154 के प्रोविजंस उस पर अप्लाई होंगे, और वही इंफॉर्मेशन अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है तो उस पर सेक्शन 155 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। ये जो इंफॉर्मेशन मिली है, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन जो मिली है उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उसकी पावर हमें गिवन है सेक्शन 156 में। पुलिस ऑफिसर के पास में पावर है टू इन्वेस्टिगेट द केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल केसेस। कौन से केस को कॉग्निजेबल केस कहा जाता है? कोई भी ऐसा केस जिसमें कम से कम एक ऑफेंस कॉग्निजेबल नेचर का हो। कोई भी ऐसा केस जिसमें कम से कम एक ऑफेंस कॉग्निजेबल नेचर का होता है तो उस पूरे केस को कॉग्निजेबल केस कहा जाता है। इस केस में जो ऑफेंडर है उसे विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकेगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के सेक्शन 156 की पावर्स का यूज करते हुए की जा सकेगी। इसके बाद में ये जो इन्वेस्टिगेशन की गई है इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, वो सेक्शन 157 में स्पेसिफाइड है। और सेक्शन 157 में ये भी दे रखा है कि एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी, वो रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के पास में सबमिट होगी। तो इसे हम प्राइमरी रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हैं। ये रिपोर्ट किस तरह से सबमिट की जानी है उसका प्रोसीजर सेक्शन 158 में गिवन है। और इसके बाद में आता है सेक्शन 159, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। जब मैजिस्ट्रेट के पास में रिपोर्ट आई है तो मैजिस्ट्रेट भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के ऑर्डर दे सकता है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे सकता है 159 में। जब ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर होंगे तो 160 में क्या होगा, विटनेसेस को कॉल किया जा सकेगा। कौन कॉल कर रहा है यहाँ पे विटनेसेस को? द पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और जब उन विटनेसेस को कॉल किया है तो सेक्शन 161 में उनका एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन करते समय दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, सेक्शन 162 बताता है कोई भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर सेक्शन 162 बताता है कि ये जो विटनेस ने स्टेटमेंट दिए हैं इन पे सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। और सेक्शन 163 बताता है कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर प्रॉमिस नहीं चलेगा। इसके साथ में एक और बात ध्यान रखेंगे, सेक्शन 161 के जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे थे, अगर वो स्टेटमेंट्स किसी फीमेल रेप विक्टिम से रिकॉर्ड किए जाने हैं या फिर जो इन्वेस्टिगेशन की जानी किसी ऐसे पर्सन से की जानी जो 15 ईयर से कम एज का है या 65 ईयर से ज़्यादा एज का है, इन सारी सिचुएशंस में ये स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे एट सम आइदर एट द प्लेस, एट द होम ऑफ दैट पर्सन जिससे स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं, या तो उसके घर पे या फिर जो उनके लिए कुछ उपयुक्त स्थान हो, जो उनके हिसाब से कन्वीनियंट प्लेस हो उनके लिए। ये ध्यान रखने की चीजें इसमें। फिर आता है सेक्शन 164, काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 164 में जो कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में रिकॉर्ड होते हैं, या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कह सकते हैं हम उसे, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में रिकॉर्ड होते हैं सेक्शन 164 के कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। 161 के जो स्टेटमेंट्स थे वो पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किए थे, उसे राइटिंग में नोट डाउन किया था, लेकिन उस पर सिग्नेचर की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो विटनेस था उसके सिग्नेचर का जरूरी नहीं है। लेकिन 164 में जो कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हुए हैं, और इस कन्फेशन को आगे भी यूज़ किया जा सकेगा। इसके बाद में आता है सेक्शन 164A, जिसे ऐड किया था 2005 के अमेंडमेंट के थ्रू, जो मेनली डील करता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप का। और इसमें जो मेन बात ध्यान रखने की है कि ये मेडिकल एग्जामिनेशन ओनली विद द कंसेंट ऑफ द विक्टिम होगा, विदाउट कंसेंट नहीं हो सकता। सेक्शन 165, 166, 166A एंड 166B, ये चारों सेक्शन डील करते हैं विद द पावर ऑफ सर्च, तलाशी से संबंधित। 165 में दे रखा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अपने लोकल एरिया में सर्च कर सकेगा। 166 में दे रखा है कोई भी पुलिस ऑफिसर अपने लोकल एरिया से बाहर सर्च करवा सकेगा। सेक्शन 166A जो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था उसमें दे रखा है कि अगर इंडिया के बाहर सर्च करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। और 166B बताता है
कि बाहर क्या कोई केस है जो इंडिया में सर्च करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। फिर आता है सेक्शन 167 जो बताता है कि अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिली है, उस इंफॉर्मेशन के मिलते ही हमने पर्सन को अरेस्ट कर लिया और विद इन 24 आवर्स अगर वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकी तो फिर हम क्या करेंगे, वो जो ऑफेंडर है, वो जो अक्यूज्ड पर्सन है, उसे विद इन 24 आवर्स में अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकी तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में प्रेजेंट करना पड़ेगा और उसको उसके बाद ही रिमांड कंटिन्यू करवाई जा सकती है। सेक्शन 57 के साथ में हम सेक्शन 167 को पढ़ते हैं क्योंकि सेक्शन 167 में भी 24 आवर्स का प्रोविजन है और सेक्शन 57 में भी 24 आवर्स का ही प्रोविजन है। दैट इज आफ्टर द अरेस्ट विद इन 24 आवर्स पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया ही जाना चाहिए और उसके बाद ही उसका डिटेंशन एक्सटेंड करवाया जा सकता है। ये जो पुलिस रिमांड है मैक्सिमम 15 डेज तक की हो सकती है और उसके बाद में अगर रिमांड बढ़ाना है तो जुडिशियल कस्टडी ही दी जाएगी। ये जुडिशियल कस्टडी भी मैक्सिमम कितनी दी जा सकेगी, ये जुडिशियल कस्टडी अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 10 ईयर्स से कम है तो उसमें जो जुडिशियल कस्टडी है वो मैक्सिमम कितनी होगी, वो मैक्सिमम होगी 60 डेज तक की। और अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 10 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा वाला है, उससे ज़्यादा वाले का मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, पनिशमेंट ऑफ डेथ भी हो सकता है, ऐसे वाले ऑफेंस में भी जुडिशियल कस्टडी मैक्सिमम कितनी दी जा सकेगी, 90 डेज की दी जा सकेगी। अब ये क्वेश्चन अरेज होता है कि क्या ये 60 डेज 90 डेज की जो लिमिट है इसे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, तो बिल्कुल इसे भी एक्सटेंड किया जा सकेगा, लेकिन विद स्पेशल सर्कमस्टांसेस टू बी मेंशन इन राइटिंग। जो उसका रीजन है कि क्यों इतने दिन में ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकी, वो रीजन मेंशन करके और फिर उसे किया जा सकेगा एक्सटेंड। ये सारे प्रोविजंस हम अपनी कल तक की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने इन्हें दोबारा से पढ़ा होगा और समझा होगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने की है कि ये जो जुडिशियल कस्टडी को एक्सटेंड करवाने की पावर होती है, ये होती है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में। और अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो कोर्ट ऑफ सेशंस के थ्रू उसे करवाया जा सकता है फर्दर। लेकिन एक और बात ध्यान रखने की है कि अगर कोई सम्मन्स केस है, आप जानते हैं ना सम्मन्स केस कौन सा होता है, कोई भी ऐसा केस जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट अगर 2 इयर्स से कम की है तो उसे हम सम्मन्स केस में लेते हैं। और या फिर कोई ऐसा केस जिसमें जो पनिशमेंट है वो 2 ईयर्स से ज़्यादा वाली है, यानी कि जिसमें 2 ईयर्स से ज़्यादा हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और डेथ सेंटेंस भी हो सकता है, ऐसे वाले जो है वो वारंट केसेस होते हैं। तो अगर कोई सम्मन्स केस है और सम्मन्स केस की इन्वेस्टिगेशन 6 मंथ्स पीरियड में कंप्लीट नहीं हो पाती है तो ऐसे केस के इन्वेस्टिगेशन को क्लोज करने के ऑर्डर जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकेगा। ये भी एक प्रोविजन इसमें सबसेक्शन 5 में दे रखा है, सेक्शन 167 के सबसेक्शन 5 में दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 168 को आप देखेंगे। सेक्शन 168 डील करता है किस चीज़ से, अच्छा स्टेट अमेंडमेंट गुजरात का, छत्तीसगढ़ का, ये सब आप देख लेना अगर कोई उस पर्टिकुलर स्टेट का एग्जाम आप दे रहे हैं तो। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार का तो खैर कहाँ देंगे आप लोग, कहाँ जाएंगे इतना दूर। और महाराष्ट्र का अगर दे रहे हैं तो ये स्टेट अमेंडमेंट्स आप सिर्फ अगर उस पर्टिकुलर स्टेट का दे रहे हैं तो आप पढ़ लीजिएगा उनको। वेस्ट बंगाल का लोपामुद्रा आप पढ़ सकते हैं, इसका वेस्ट बंगाल वाला। और असम, क्या बात है, 167 में काफ़ी स्टेट अमेंडमेंट्स दे रखे हैं। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपना ओपिनियन चैट बॉक्स में जरूर लिखेगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा और इसका आंसर आप लोगों को पसंद आएगा। क्वेश्चन ये है कि आप लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट्स हैं डिफरेंट लॉज के बारे में। एक स्टेट लिस्ट है जिसमें जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य के पास में है। एक सेंटर का लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, जिसमें जो कानून बनाने का अधिकार है वो सेंटर के पास में रहता है यूनियन लिस्ट में। और एक कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें कानून बनाने का अधिकार सेंटर और स्टेट दोनों के पास में रहता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सीआरपीसी जिसे हम पढ़ रहे हैं ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, या यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, या फिर ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये आप मेंशन करें। लोपामुद्रा ने आंसर किया है, अभिषेक ने आंसर किया है,
बाकी लोग भी आंसर सब जने करें। अभी मैं 6 लोग देख पा रहा हूँ क्लास में, आंसर मुझे सबका चाहिए, सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बताएं। मैंने डिफरेंस आपको बता ही दिया, जो स्टेट लिस्ट का होता है उसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, विदिका ने आंसर दिया है। और जो यूनियन लिस्ट होता है उसमें कानून बनाने का अधिकार सेंटर का रहता है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट का होता है सब्जेक्ट, उसमें कानून दोनों ही लोग बना सकते हैं, यानी कि सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। बाकी लोग भी अपना ओपिनियन बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है सीआरपीसी। मोहिनी ने भी आंसर दिया है और रिचा ने आंसर दिया है। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह कि आप सबके आंसर करेक्ट हैं, 100% करेक्ट ओपिनियन सबका आया है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। और वो हम कैसे देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं, पहली बात तो ये कि ये सेंटर का कोड है जो इसका है ना, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। तो ये किसने पास किया, पार्लियामेंट ने पास किया, स्टेट लेजिस्लेचर ने तो पास किया नहीं है। लेकिन आप देखेंगे थ्रू आउट द सीआरपीसी जगह जगह स्टेट अमेंडमेंट आ रखे हैं, यानी कि स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस उसमें अमेंडमेंट कर रहा है, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहा है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है जिसमें सेंटर का और स्टेट का दोनों के पास में पावर रहती है लॉज को क्रिएट करने की। ठीक है, चलिए अच्छी बात है कि आप सबको इस बात की नॉलेज में है। सेक्शन 168 की तरफ आते हैं। सेक्शन 168 सिर्फ इतना बताता है कि रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इतनी देर से इन्वेस्टिगेशन चली जा रही है, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स भी लिए गए हैं, वो रिपोर्ट अगर मान लीजिए ये जो रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये किसी सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ने प्रिपेयर की है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने अपने किसी सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को कह दिया था कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन आप करो और इसके एक रिपोर्ट प्रिपेयर करो, तो ये जो रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये बाय द सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर थी। तो क्या होगा, तो व्हेन एनी सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर हैज मेड एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, ही शैल रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन। उस अन्वेषण का जो फाइनल कंक्लूजन है, फाइनल रिजल्ट है, वो बताएगा किसे, टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन खुद ही ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे थे तो फिर 168 का कोई प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ने ड्यू टू एनी रीजन अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को कह दिया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो सबॉर्डिनेट ऑफिसर इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सबमिट करेंगे किसे, अपने सुपीरियर ऑफिसर को, और अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 168 वो सबमिट करेंगे। ठीक है, एक रिपोर्ट सबमिट हुई थी कहां पे, सेक्शन 157 में। सेक्शन 157 में प्राइमरी रिपोर्ट हम उसको कह सकते हैं जो सबमिट की थी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले। जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना चाह रहे थे पुलिस ऑफिसर, उससे पहले इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी सेक्शन 157 में। और दूसरी रिपोर्ट यहाँ पे आई है सेक्शन 168 में, जहाँ पे सबॉर्डिनेट ऑफिसर अपने सुपीरियर ऑफिसर को रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। इसके बाद में आता है सेक्शन 169 और सेक्शन 170, दोनों इंटर रिलेटेड हैं। देखो, जब इन्वेस्टिगेशन किया और रिपोर्ट भी सबमिट हुई, और दो ही सिचुएशन हो सकती है उस इन्वेस्टिगेशन में हमें या तो लगेगा कि ये पर्सन अक्यूज पे जो चार्जेस लगे ये सही हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में यही निकल के आएगा कि या तो आपको लगेगा कि ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है ये सही है, और या फिर लगेगा ये जो इंफॉर्मेशन आई है ये गलत है। अगर इंफॉर्मेशन सही है तो क्या करेंगे, केस को प्रोसीड करेंगे मजिस्ट्रेट के पास में। और अगर लगता है कि नहीं नहीं ये इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा ये तो झूठी इंफॉर्मेशन किसी ने दे दी थी, ये पर्सन बेगुनाह है, तो उसको रिलीज कर देंगे। बस यही दोनों बात लिखी है सेक्शन 169 और 170 में। 169 में लिखा है रिलीज ऑफ द अक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट। अगर लगता है कि जो साक्ष्य हैं वो पर्याप्त नहीं है, ये साक्ष्य के बेसिस पे आप इस पर्सन को अक्यूज नहीं बता सकते, इसको ऑफेंडर नहीं बता सकते, तो उसको इमीडिएटली रिलीज कर दिया जाएगा बाय द पुलिस ऑफिसर ओनली। ठीक है, और मजिस्ट्रेट भी ऐसा कर सकता है, जो कॉग्निजेंस लेने वाले मजिस्ट्रेट है वो। ट्रायल की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ी, इंक्वायरी की जरूरत नहीं पड़ी, वो जो कॉग्निजेंस लेने वाले मजिस्ट्रेट थे उन्होंने उसको रिलीज कर दिया। और अगर लगता है कि नहीं सफिशिएंट एविडेंस है तो फिर क्या करेंगे, फिर मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करेंगे। सेक्शन 170, केसेस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। तो दोनों ही बातें, या तो एविडेंस होंगे इनसफिशिएंट है तो रिलीज करो, और या फिर मजिस्ट्रेट या फिर एविडेंस सफिशिएंट है तो फिर मजिस्ट्रेट के पास आगे सेंड करो केस को। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं सेक्शन 169। इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर
इट अपियर्स टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। किसे लग रहा है? पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को ऐसा लग रहा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान दैट देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन, कि कोई भी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और कोई ऐसा रीजनेबल उचित कोई कारण नहीं है शक करने का, टू जस्टिफाई द फॉरवर्डिंग ऑफ द अक्यूज टू द मजिस्ट्रेट, इस अक्यूज को मजिस्ट्रेट के पास ले जाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है। सच ऑफिसर शैल इफ सच पर्सन इज इन कस्टडी, अब कस्टडी में है तो ही बात अप्लाई होगी ना, कस्टडी में है ही नहीं तो क्या रिलीज करेगा। लेकिन अगर वो कस्टडी में है पर्सन तो वो ऑफिसर क्या करेगा? रिलीज हिम ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी, तो उसे इमीडिएटली रिलीज कर देगा, बट बॉन्ड पे। उसको बॉन्ड पे का मतलब कि बाद में अगर आपके खिलाफ में कोई सबूत मिलेंगे या आपको कोर्ट में बुलाया जाए तो आपको आना पड़ेगा। विद एंड विदाउट श्योरिटी हो सकते हैं। एज सच ऑफिसर मे डायरेक्ट टू अपीयर इफ एंड व्हेन सो रिक्वायर्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट एंड टू ट्राई द अक्यूज्ड और कमिट हिम फॉर ट्रायल, या फिर मैजिस्ट्रेट के अगर कोई ऐसे पावर ऑर्डर रखें तो नहीं किया जाएगा, अदरवाइज उसको रिलीज कर दिया जाएगा। सेक्शन 170 केसेस टू बी सेंट टू मैजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट, जब एविडेंस सफिशिएंट है तो फिर मैजिस्ट्रेट के पास केस जाना चाहिए। इफ एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अंडर दिस चैप्टर it appears to the officer in charge of the police station that there is sufficient evidence और रीजनेबल ग्राउंड, पर्याप्त साक्ष्य भी हैं और पर्याप्त कारण भी है। किस बात का? सच ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द अक्यूज्ड अंडर कस्टडी टू अ मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस, तो ऐसा ऑफिसर इमीडिएटली उस अक्यूज्ड को जो कस्टडी में है उस अक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के पास में फॉरवर्ड कर देगा। कौन सा मैजिस्ट्रेट? वो मैजिस्ट्रेट जिसके पास कॉग्निजेंस लेने की पावर है वो, या वो मैजिस्ट्रेट जिसके पास में ट्रायल करने का पावर है वो? तो साफ साफ लिखा हुआ है कौन से मैजिस्ट्रेट के पास में, जिस मैजिस्ट्रेट के पास में कॉग्निजेंस लेने की पावर है उस मैजिस्ट्रेट के पास में फॉरवर्ड करेंगे। और कॉग्निजेंस लेने के बारे में प्रोविजन कौन से सेक्शन में लिखे हुए हैं? सेक्शन 190। सेक्शन 190 के अंडर में कॉग्निजेंस लेने की पावर होती है मैजिस्ट्रेट के पास में। जो वाद है, वाद का संज्ञान, मामले का संज्ञान लेने की जो शक्ति है वो सेक्शन 190 के अकॉर्डिंगली ली जाती है, तो उसे हम पढ़ेंगे डिटेल में बाद में। आगे देखिए, ऑफ द ऑफेंस अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट एंड टू ट्राई द अक्यूज्ड और कमिट हिम फॉर ट्रायल, और इफ द ऑफेंस इज बेलेबल and the accused is able to give surety shall take security from him for his appearance before such magistrate on a day fixed and for his attendance from day to day before such magistrate until otherwise directed। तो या तो उसको मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देंगे, या फिर अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बेलेबल ऑफेंस में आप जानते हैं कि ये तो अक्यूज का राइट होता है बेल रिसीव कर, बेल पे रिलीज हो जाना, तो फिर उसको बेल पे रिलीज कर देंगे और उसको कह देंगे जब भी जो तारीख है उस पर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होना है। ये थी सबसेक्शन 1 ऑफ 170। सबसेक्शन 2 को भी एक बार देख लेते हैं। अच्छा, कहीं भी आपको डाउट लगे ना, चैट बॉक्स ओपन रहता है हमेशा, आप चैट बॉक्स में इमीडिएटली अपना क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 देखिए, व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड्स एन अक्यूज्ड पर्सन टू अ मैजिस्ट्रेट, जब ऑफिसर इंचार्ज ने पर्सन को, अक्यूज्ड पर्सन को मैजिस्ट्रेट के पास में फॉरवर्ड किया और टेक्स सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर सच मैजिस्ट्रेट, या फिर उसने प्रेजेंट नहीं किया, फॉरवर्ड नहीं किया, बल्कि उससे सिक्योरिटी पे साइन करवा लिया और उसको रिलीज कर दिया बॉन्ड पे करवा के, ठीक है। ही शैल सेंड टू सच मैजिस्ट्रेट एनी वेपन और अदर आर्टिकल which it may be necessary to produce him before him and shall require the complainant if any and so many of the persons who appears to such officer to be acquainted with the facts and circumstances of the case as he may think necessary to execute a bond to appear before the magistrate as thereby directed and prosecute or give evidence as the case may be in the matter of the charge against the accused। तो सिर्फ अक्यूज्ड को ही नहीं, अक्यूज्ड से की तो बात आ ही रही है, लेकिन अगर कोई ऐसा विटनेस है या फिर जो कंप्लेनेंट है उन्हें भी ये डायरेक्शन दिया जाएगा कि भाई आप समय पड़ने पर आप कोर्ट में आके और ये सारी इंफॉर्मेशन देंगे जिससे कि ये एविडेंसेस जो हमने कलेक्ट किए हैं वो एविडेंसेस वहाँ पे प्रूफ हो सके।
Further, if the court of the chief judicial magistrate is mentioned in the bond, such court shall be held to include any court of which such magistrate may refer the case for inquiry or trial. जो बॉन्ड साइन करवाया था ना, उस बॉन्ड में अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का हवाला है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी को भी फिर वो रेफर कर सकता है फॉर द इंक्वायरी एंड ट्रायल पर्पस। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में पावर रहती है कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये ऑर्डर कर सके कि आप इस केस के इंक्वायरी को देखिए, इस केस के ट्रायल को देखिए। प्रोवाइडेड रीजनेबल नोटिस ऑफ सच रेफरेंस इज गिवन टू द कंप्लेनेंट और पर्सन, और कंप्लेनेंट और दूसरे लोगों को भी उस बात की इंफॉर्मेशन दी जा सकेगी। द ऑफिसर इन हुज प्रेजेंस द बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड, ये कौन से ऑफिसर की बात हो रही है? वही ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की, जिसके सामने वो बॉन्ड एग्जीक्यूट किए गए हैं। और बॉन्ड किसने एग्जीक्यूट किए? सबसे करवाए गए हैं, एक्यूज से, विटनेस से, सभी से। शैल डिलीवर अ कॉपी देयर ऑफ टू वन ऑफ द पर्सन हु एग्जीक्यूटेड इट एंड शैल देन सेंड टू द मजिस्ट्रेट द ओरिजिनल विद दिस हिज रिपोर्ट। तो ये जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया ऑफिसर ने, वो ऑफिसर इसकी एक कॉपी तो उस पर्सन को देगा जिस पर्सन ने उस बॉन्ड को एग्जीक्यूट किया है, जिस पर्सन ने उस बॉन्ड पे साइन किया है, और दूसरी कॉपी या फिर कह सकते हैं ओरिजिनल कॉपी वो मैजिस्ट्रेट को सेंड करेगा विद द रिपोर्ट। कौन सी वाली रिपोर्ट? 168 वाली रिपोर्ट। ठीक है, आगे देखिए सेक्शन 171 कंप्लेनेंट एंड विटनेस। सेक्शन 170 में आपने देखा हमने कंप्लेनेंट विटनेस दोनों की बात की थी और अक्यूज की भी बात की थी। तो सेक्शन 171 बता, और कंप्लेनेंट और विटनेस को हमने क्या कहा था? भाई जो भी तारीख को आप कोर्ट में प्रेजेंट हो जाना, वह कोर्ट में आके आपको एविडेंस देने हैं। तो क्या कंप्लेनेंट एंड विटनेस को गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा क्या कोर्ट में? उसके बारे में सेक्शन 171 बताता है। सेक्शन 171 कह रहा है कंप्लेनेंट एंड विटनेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू रेस्ट्रेंट। कंप्लेनेंट को और विटनेस को रेस्ट्रेंट नहीं किया जाएगा, यानी कि उनको बंधन में नहीं रखा जाएगा, उनको हिरासत में नहीं रखा जाएगा, और पुलिस उनके साथ में, कोर्ट उनको साथ में लेके जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगर कंप्लेनेंट विटनेस राजी खुशी अपने हिसाब से पहुंच रहे हैं तो आ जाएंगे, वो कोई दिक्कत। लेकिन एक बात और दे रखी है यहाँ पे, अगर कंप्लेनेंट एंड विटनेस रिफ्यूज करते हैं आने से तो फिर उनको गिरफ्तार करके भी लाया जा सकेगा, क्योंकि उनके एविडेंस तो जरूरी। एक पर्सन मिस्टर एक्स है, उन्होंने कंप्लेंट कर दी, उसके बेसिस पे व्यक्ति को जेल होने जा रही है, वो कंप्लेनेंट खुद ही नहीं आए वहाँ पे अपने एविडेंस देने, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो दोनों बातें सेक्शन 171 में लिखी है। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहला तो लिखा है नो कंप्लेनेंट और विटनेस ऑन हिज वे टू द कोर्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर। जब वो कोर्ट जा रहे हैं तो उनको साथ में पुलिस ऑफिसर की कोई जरूरत नहीं होगी। और shall be subjected to unnecessary restraint or inconvenience or required to give any security for his appearance। और उनको कोई बॉन्ड साइन करने की भी जरूरत नहीं है और कोई सिक्योरिटी देने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद के बॉन्ड सफिशिएंट है कि हाँ हम आ जाएंगे, बाकी दूसरे की किसी की श्योरिटी सिक्योरिटी वगैरह की जरूरत नहीं है। किसी तरह का उनके साथ इनकन्वीनियंस नहीं किया जाएगा, वो आराम से उनको, वो अपने आने के लिए तैयार है तो उनको जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। लेकिन आगे क्या लिख दिया? आगे इसका प्रोवाइजो दे दिया, प्रोवाइडेड दैट इफ एनी कंप्लेनेंट और विटनेस रिफ्यूजेस टू अटेंड और टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, या तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम तो नहीं आएंगे कोर्ट में, या फिर वो कहते हैं हम तो साइन नहीं करते कि हम टाइम पे आ जाएंगे इस बात के। इन सेक्शन 170 वाले, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन मे फॉरवर्ड हिम, यानी कि हिम का मतलब कंप्लेनेंट विटनेस, इन कस्टडी टू द मजिस्ट्रेट। तो फिर ऐसी सिचुएशन में अगर वो ज़्यादा अपनी होशियारी दिखा रहे हैं तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन उनको कस्टडी में लेकर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करेगा, who may detain him in custody until he executes such bond or until the hearing of the case is completed। तो ये बॉन्ड वाली बात आपको समझ में आई? यहाँ पे बॉन्ड यानी कि बंद पत्र जिसको हम कहते हैं, सिर्फ खुद के बॉन्ड चाहिए उनको, कंप्लेनेंट विटनेस को ऐसा नहीं कि पड़ोसी के और रिलेटिव्स के बॉन्ड और सिक्योरिटीज और श्योरिटीज ला के वो कहेंगे कि हाँ ये हमारा व्यक्ति वहाँ पे आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो सब नहीं करना है, सिर्फ खुद का। उसमें लिखा हुआ भाई ये आपके केस की तारीख है, इस तारीख पे आप कोर्ट में आ जाना,
और उस पर अगर वो साइन करने के लिए तैयार किया, हाँ ठीक है हम आ जाएंगे, अच्छी बात है, आप आराम से आ जाना अपने जिस भी गाड़ी में बैठ के आपको आना है। लेकिन अगर वो मना करते हैं नहीं हम तो साइन नहीं करते, हम क्यों आए कोर्ट में, इस तरह से अगर वो बिहेव करें, तब दे रखा है कि फिर ऐसी सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर के पास में पावर है कि वो उनको गिरफ्तार करके भी कस्टडी में लेकर भी मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करे जब तक कि वो बॉन्ड साइन करने के लिए राजी ना हो जाए। ये सेक्शन 170। तो दोनों बात लिखी है 171 में कि पहली बात तो कोई उनको विटनेस को कंप्लेनेंट को कस्टडी में नहीं रखना है, उनके साथ पुलिस को नहीं रहना है, और साथ में प्रोवाइजो भी डाल दिया कि अगर ज्यादा होशियारी दिखाएं तो फिर उनके साथ उनको कस्टडी में लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 172 जो कि केस डायरी या फिर जिसको हम पुलिस डायरी कहते हैं उससे डील करता है। सेक्शन 172 डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन, ये जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना डे बाय डे, जिसको डेली डायरी भी कहते हैं और पुलिस डायरी भी कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन डायरी भी इसका कह सकते हैं। इसमें जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है डेली इंक्वायरी करेगा, डेली 4 गवाहों के वो विटनेसेस के बयान लेगा, स्टेटमेंट्स लेगा, कहीं स्पॉट पे जाके कुछ सर्च करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो भी वो कर रहा है उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, वो जो डेली इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ना उसको वो डायरी में डेली डेट वाइज और टाइम वाइज कि मैंने इतनी तारीख को इतने बजे ये काम किया, वो डायरी में मेंशन करना होगा। ये सेक्शन 172 उसके लिए मैंडेट बनाता है, उसके लिए ज़रूरी करता है। 172 डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया चल रही है उसकी डायरी। एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, क्या कहते हैं हम, पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल डे बाय डे, साफ शब्दों में लिखा है शैल, शैल मतलब कंपलसरी है, उसके लिए करना ही पड़ेगा। डे बाय डे एंटर हिज प्रोसीडिंग्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इन अ डायरी, तो उसको हर दिन की जो प्रोसीडिंग है कि मैंने डेली क्या क्या किया इस केस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन में, वो सब उसको उस डायरी में लिखना पड़ेगा, जरूरी है। सेटिंग फॉर द टाइम एट विच द इंफॉर्मेशन रीच्ड हिम, कितने बजे मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, द टाइम एट विच ही बिगन, कितने बजे आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, क्लोज द इन्वेस्टिगेशन, कितने बजे आपने इन्वेस्टिगेशन समाप्त की, सिर्फ तारीख ही नहीं, तारीख के साथ समय भी लिखना है, इतने बजे इन्फॉर्मेशन आई, इतने घंटे बाद मैंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, इस तारीख को मैंने इन्वेस्टिगेशन इतने बजे क्लोज की, सब बात उसमें लिखनी पड़ेगी। द प्लेस एंड द प्लेसेस विजिटेड बाय हिम, कहाँ कहाँ पे मैंने विजिट किया, एंड द स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस असर्टेन थ्रू द इन्वेस्टिगेशन, किस किस के स्टेटमेंट लिए, किन सर्कमस्टांसेस में लिए, बारिश हो रही थी, धूप हो रही थी, किसके घर पे लिए, किसके दुकान पे लिए, किसको पुलिस स्टेशन में बुला के लिए, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन सब कुछ लिखना पड़ेगा उस डायरी में। फर्दर क्या लिखा है, द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161, 161 में क्या था, 161 में स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए थे, किसने रिकॉर्ड किए थे स्टेटमेंट्स, पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किए थे, किसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए थे, विटनेस एंड अक्यूज्ड के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए थे। The statements of witness recorded during the course of investigation under section 161 shall be inserted in the case diary, वो case diary में वो भी आनी चाहिए। The diary referred to in subsection 1 shall be a volume and duly paginated, यानी कि अच्छी बड़े साइज की होनी चाहिए, ऐसी नहीं छोटी सी डायरी हो 2 दिन में भर जाए। Any criminal court may send for the police diaries of a case under inquiry or trial in such court and may use such diaries not as evidence in the case but to aid in the such inquiry or trial। तो ये जो पुलिस डायरी है इसे एज ए एविडेंस तो यूज नहीं किया जाएगा, साक्ष्य तो नहीं माना जाएगा इसको, लेकिन अगर कोर्ट चाहे, क्रिमिनल कोर्ट चाहे तो एज एन एड, एज अ सपोर्ट, है ना, उसको एज अ सपोर्ट ले सकती है, किसके लिए, इंक्वायरी और ट्रायल दोनों में, इस डायरी को कि भी किस किस तारीख को क्या क्या हुआ था उससे थोड़ी हेल्प मिल सकती है। बाकी इसको एज ए एविडेंस नहीं लेंगे क्योंकि पुलिस है, पुलिस की जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको एज एन एविडेंस नहीं लिया जा सकेगा। आगे देखिए, नाइदर द अक्यूज्ड नॉर हिज एजेंट्स शैल बी एंटाइटल्ड टू कॉल, ना तो अक्यूज ना ही उसके एजेंट, shall be entitled to call for such diaries, nor shall he or they be entitled to see them merely because they are referred to by the court. But if they are used by the police officer
who made them to refresh his memory, or if the court uses them for the purposes of conducting such police officer, the provisions of section 161 or section 145, as the case may be, the of the Indian Evidence Act shall apply. तो ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि जो अक्यूज्ड हैं या जो उनके एजेंट हैं उनको ये डायरी नहीं दिखाई जाएगी, वो अगर चाहें तो उनको नहीं, वो नहीं मंगवा सकते। लेकिन ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसेस अगर मेमोरी रिकॉल करने के पर्पज से जरूरत पड़े तो सेक्शन 161 में जो बयान दिए गए थे, 161 का आपको ध्यान ही है, सीआरपीसी का 161, या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट के 145 में जो दिए गए थे, उसका यूज करते हुए उन स्टेटमेंट्स को बताया जा सकेगा कि आपने उस समय ये स्टेटमेंट दिया था, अब आप इस समय यहाँ पे क्या स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, वो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए और कॉम्प्लीमेंट्री करने के लिए वो यूज किया जा सकेगा। जल्दी से बढ़ते हैं हम सेक्शन 173 की तरफ, क्योंकि 173 आते ही ये जो इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ना, इसका कंक्लूजन आ जाएगा। तो सेक्शन 173 कहता है रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो जो पुलिस ऑफिसर है वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। एवरी रिपोर्ट, इसे हम पंचनामा कह सकते हैं, इसे हम क्लोजर रिपोर्ट कह सकते हैं, इसे हम फाइनल रिपोर्ट कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन की। और जैसी ही रिपोर्ट, इसको हम चार्जशीट भी कह सकते हैं, और जैसे ही ये चार्जशीट सबमिट हो जाती है इन मैजिस्ट्रेट के पास में, वहां पे इन्वेस्टिगेशन का स्टेज खत्म हो जाता है और इंक्वायरी का स्टेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो फालतू समय खराब ना करके जल्दी से जल्दी की जानी चाहिए। द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376, 376 ए बी सी, सारे जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन वाले हैं, फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंफॉर्मेशन was recorded by the officer in charge of the police station। तो ऐसे सारे जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन वाले हैं, या तो उसमें रेप वाले ऑफेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, तो इनकी इन्वेस्टिगेशन तो उसी दिन की जानी चाहिए जिस दिन इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है। बाकी के लिए तो क्या है, विदाउट अननेसेसरी डिले, तो जरूरत हो तो सेम डे, नहीं हो तो कल, अगले दिन, तीसरे दिन। लेकिन जो रेप से रिलेटेड वाले ऑफेंसेस हैं उसकी तो इंफॉर्मेशन मिलते ही सेम डे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होनी चाहिए। फर्दर लिखा है, एज सुन एज इट इज कंप्लीटेड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड टू अ मैजिस्ट्रेट। और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो तो जल्दी से ये इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा। कौन से मैजिस्ट्रेट को? द मैजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन द पुलिस रिपोर्ट। उस पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेने की जिसके पास में पावर है, उस मैजिस्ट्रेट को ये रिपोर्ट फॉरवर्ड होगी। अ रिपोर्ट इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और इस रिपोर्ट का फॉर्म जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जैसा भी प्रिस्क्राइब कर सकेगी, यानी वही कॉन्करेंट लिस्ट वाली बात आ जाती है। इस रिपोर्ट में क्या क्या होगा? नेम्स ऑफ द पार्टीज, द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, किस तरह की इंफॉर्मेशन मिली थी, द नेम्स ऑफ द पर्सन्स हु अपीयर टू एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ऐसे व्यक्तियों के नाम भी होंगे जो केस से डायरेक्टली तो संबंधित नहीं है, लेकिन उन व्यक्तियों के पास में इस केस से संबंधित सूचना होने की उम्मीद है, एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। आगे क्या होगा? वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड एंड इफ सो बाय हुम, तो क्या कोई ऑफेंस वाकई में हुआ है, और अगर हुआ है तो किसने किया है, ये बात भी उस रिपोर्ट में लिखी जाए। वेदर द अक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड, क्या अक्यूज्ड कस्टडी में है, क्या उसको अरेस्ट किया गया, और अगर अरेस्ट किया गया तो क्या उसको बेल एंड बॉन्ड पर रिलीज किया गया, अगर रिलीज किया गया तो क्या विद श्योरिटीज किया गया, ये सब बातें उस रिपोर्ट में लिखी जाए। वेदर ही हैज बीन फॉरवर्डेड इन कस्टडी अंडर सेक्शन 170, तो क्या उसको सेक्शन 170 की कस्टडी में लिया गया, ये सारी चीजें उस रिपोर्ट में आनी चाहिए, सेक्शन 173 की रिपोर्ट में, जिसको हम क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं, जिसे हम पुलिस रिपोर्ट कह सकते हैं, जिसे हम चार्जशीट कह सकते हैं। और एक और बात इसमें आनी चाहिए रिपोर्ट में, वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वुमेन हैज बीन अटैच्ड, ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था कि इस क्लोजर रिपोर्ट में, इस पुलिस रिपोर्ट में
मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी आनी चाहिए। अब टाइम आउट का नोटिफिकेशन आ रहा है, तो इस क्लास को मैं अभी के यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। सेक्शन 173 के बचे हुए प्रोविजंस को एक बार आप रीड कर लीजिएगा, कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे और कल सुबह 6 बजे हम मिलने वाले हैं इस SRA के साथ में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के साथ में, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिए।